नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे जिस तरह से हालात है मिडिल ईस्ट में हाहाकार, तो एशिया में भी हाहाकार और पड़ोसी मुल्क में तो पूछिए ही मत। पाकिस्तान के हालात तो बहुत बुरे नजर आ रहे हैं। कुछ समय में यहां पर जंगों में हार क्या मिली, उसके अहम प्रतिष्ठानों में टेंशन मच गई है। दरअसल अब खबर यह है कि पाकिस्तान की जो सेना है और आईएसआई उनके बीच में ठन गई है। आखिर क्या है वहां पर हालात और ऐसा क्यों, और अगर ये ठनी तो उसके परिणाम आखिर क्या नजर आएंगे आने वाले वक्त में, बताएंगे आपको इस खबर का पूरा एक एक पहलू। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और उसमें पाकिस्तान को जो करारी हार मिली, उसके बाद में आसिम मुनीर की सेना को कई मोर्चों पर हार का मुंह देखना पड़ा है, भले ही वो ये माने या ना माने। अब खबर यह है कि इस हार ने पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच की दरार को और चौड़ा कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी सेना है और आईएसआई, उनके बीच में पिछले कुछ महीनों से तालमेल नहीं बैठ पा रहा, या ये कहा जाए कि तालमेल बड़ा कमजोर हुआ है। अब दावा ये किया जा रहा है कि जो आईएसआई है उसके ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में जानकारी देने में एक तरह से वो नाकाम रही, जिसके बाद पाकिस्तान को बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में जंग जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी एक समानांतर सरकार चला रहे हैं। उसने बाकायदा चेक पॉइंट्स तक बना रखे हैं ताकि पाक सेना या आईएसआई के लोगों को रोका जा सके। हालात ऐसे हो गए कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना भी कार्रवाई करने से हिचक रही है। अब सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान की सेना का मानना है कि उनके पास खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कोई सॉलिड इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है। जानकारी तो ये भी है कि सीडीएफ आसिम मुनीर ने सेना और आईएसआई के टॉप अधिकारियों के साथ में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने आईएसआई को कड़ी फटकार लगाई। जानकारी है कि आईएसआई की नाराजगी की बड़ी वजह उसमें एक बड़े फेरबदल की आशंका है। खबरों की माने तो सीडीएफ आसिम मुनीर ने कुछ महीने पहले ही बीएलए और टीटीपी कमांडर्स के बारे में इंटेलिजेंस जुटाने को कहा था। बैठक में खासतौर पर टीटीपी चीफ नूर वली महसूद का जिक्र किया गया। अब खबर यह भी है, सूत्रों की माने तो सीडीएफ आसिम मुनीर आईएसआई के साथ ही मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग से भी नाराज बताए जा रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहेंगे। मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग से नाराज होना यानी कि बड़ी बात मानी जाती है। अब माना जा रहा है कि अफगानिस्तान से जो जंग है उसके साथ ही बीएलए और टीटीपी पर कंट्रोल करने में पाकिस्तान की सेना नाकाम साबित हो रही है। पाकिस्तान की सेना ने कुछ दिन पहले काबुल में एक हॉस्पिटल पर अटैक किया, जिसमें 400 लोगों की जान चली गई, जबकि 250 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। अब पाकिस्तान दावा कर रहा है कि जो हमला था वो आतंकियों के ठिकाने पर था, लेकिन बलूचिस्तान या फिर अफगानिस्तान की तरफ से जो तस्वीरें पेश की जा रही हैं वो इससे इतर हैं। वो कहा जा रहा है कि आम जनता को निशाना एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना ने बनाया। याद होगा आपको, इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर अटैक किया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान के हमलों में कोई बड़ा तालिबानी कमांडर तक मारा नहीं गया। अब पिछले साल अक्टूबर में टीटीपी नेता नूर वली को निशाना बनाने का दावा किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वो दावा भी कोरा झूठ साबित निकला है। जाहिर है कि पाकिस्तान ना तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों का आक्रोश कम कर पा रहा है और ना ही पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते वो सामान्य कर पा रहा है, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के दो अहम संस्थानों में आपसी खींचतान की खबर आ रही है। अब बड़े सवाल ये, क्या पाक सेना की हार की वजह से आईएसआई के साथ में रिश्ते अब खराब हो रहे हैं? क्या पाक सेना और आईएसआई अपने देशों में ही ऑपरेशन चलाने में नाकाम हो गई? क्या पाक सेना का इतना कमजोर होना मुनीर के सीडीएफ बनने पर सवाल खड़े नहीं करता? ये वो तमाम सवाल है जो लोगों के जहन में है। करेंगे चर्चा इस पर। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मालिक जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बलोच एक्टिविस्ट रशीद बलोच मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से मेजर शेख नदीम मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से ही रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वजीहा सईद भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। इस बार मैं चर्चा की शुरुआत चाह रही हूँ, जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आते हैं, मेजर शेख नदीम आपसे करूँ। आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। पिछले कुछ वक्त से बड़ी नाराजगी नजर आ रही है। कल आप कह रहे थे पाकिस्तान की सेना
को कई बार काम करने के लिए भी शायद ये कहा जाए सरकार को भी सेना से मदद मांगनी पड़ती है। अभी तो ऐसा लग रहा है बड़ी नाराजगी है, वजह क्या है? क्या बीएलए और टीटीपी ने इतनी ज्यादा नाक में दम कर दिया? देखिए, ये सारी फेक न्यूज हैं और ये शाम के अखबार में आती है आपके मुल्क में। अच्छा। और ये वी रिजेक्टेड और वी डिसमिस दीज फेक इंफॉर्मेशन। पहली बात तो ये कि देखें, आईएसआई और सीडीएफ, पहली बात है कि आईएसआई के जो डीजी होते हैं वो अंडर कमांड होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, ठीक है। और पाकिस्तान में आर्मी का डिसिप्लिन आपको पता ही है, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ऑपरेशन सोप में जो आप लोग के साथ किया। दूसरी बात ये देखें, कोई भी ऐसा मसला आपस का हमारा इस वक्त नहीं है। ये वो आईएसआई है जिसने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, ये वो आईएसआई है कि जिसकी वजह से आखिर में अमेरिका 730 में बैठ के यहाँ से उनका आखिरी जर्नैल भी जो है वो दरवाजा बंद करके गया। तो आप उस आईएसआई के ऊपर डाउट कर रही है। फिर ऑपरेशन सिंदूर में हमने आपको बड़ा अच्छा जवाब दिया है। आपके 6 तैयारे जो आज मैक्रोन साहब पूरी दुनिया में चीखते फिर रहे कि यार हमारी फाइल की जो मार्केट है वो खत्म कर दी, आइंदा इनको तैयारी नहीं देंगे कि पूरी मार्केट तबाह कर दी। या तो ये सारे तैयारी ले और खुद ही बनाए ताकि हमारे मार्केट खराब ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ऐसे को दुनिया में इस वक्त चमक रही है। और ट्रम्प साहब तो सीडीएफ को बुलाकर कई दफा आप देखिए, यही बोलने वाली थी, आप वो ट्रम्प साहब का जिक्र करना भूल गए शायद अभी, कि ये कहा जाए जिस रूप में। और मैं तो कल की बार मैं इवन डिबेट ओवर होने के बाद में भी बार बार सोच रही थी कि अमेरिका की तरफ से जब सीनेट ने ये तुलसी गबार्ड ने जब बाकायदा एक रिपोर्ट पेश की, पाकिस्तान को बड़ा थ्रेट बताया और आतंकी गतिविधियों में या धोखेबाजी का बात बताया, आप उसमें भी गदगद हो रहे थे। यहाँ पर मैं अनुज माथुर जी का रुख करना चाह रही हूँ। अनुज माथुर जी, जो कई रिपोर्ट सामने आती हैं वो रिपोर्ट तो बार बार ये दर्शाती है कि हमेशा से पाकिस्तान की जो सेना है वो सरकार रूल करती है और वहां के जो प्रधानमंत्री रहे एक तरह से वो पपेट रहे हैं। और कल डिबेट में हालांकि स्वीकार भी किया था नदीम जी ने हालांकि इस बात को, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं वो क्या दर्शा रहे हैं? क्या आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई, इसी वजह से सरकार सेना आईएसआई के प्रति नाराजगी जता रही है? जय हिंद नैना, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं। ये कई दफा खास करके मेजर नदीम काफी गर्म भाषा में और बिना बात अपने बात तैयारे वैयारे गिरा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, इनको खुद को पता है। मैं आपको एक बात बताता हूं नैना, कि जो सेना होती है उसको मालूम होता है वो जीती है या नहीं जीती है, ये मार खाई है या नहीं मार खाई है। तो नदीम साहब, आप इसको शांत रहें इसके बारे में। ये बात ये अभी मुद्दा नहीं है कितने तैयारे गिरे। आप उस समय का वर्ल्ड मार्केट उठा करके देख लें कि किस तरीके से चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री के जो शेयर्स थे वो नीचे गिरे थे, किस तरह से एक फेक रिपोर्ट्स अखबारों में, अमेरिकन न्यूज़पेपर। एक मिनट प्लीज, एक मिनट नदीम प्लीज, मेरे को शक है कि आप आर्मी वाले हैं, मुझे शक है। आई एम वेरी वेरी डाउटफुल माय डियर। प्लीज, डिड आई से अ वर्ड व्हेन यू वर टॉकिंग? प्लीज यार, लिसन टू मी। आपको कोई तकलीफ है बाद में बोलना? आपने तो 1971 में 18 दिसंबर का अखबार उठा के देख लीजिए, आप 93,000 सरेंडर कर चुके थे, तब भी आप कह रहे थे हम जीत रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार आप? इतना ज्यादा फेक न्यूज, झूठ, इसके ऊपर लेट अस फिनिश इट, लेट अस। वो अभी इशू नहीं है। जो अभी इशू है वो इशू ये है कि आज की तारीख में जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हो रहे हैं, चाहे वो बीएलए बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इनके डीजीआईएसपीआर ने खुद ने इस बात को माना है कि उन्होंने जाकर के एक इस प्रकार के रिहेबिलिटेशन सेंटर के ऊपर हमला किया है। और फिर उसको कवर करने की कोशिश करिए कि तमाम जितने भी दुनिया के जो फिदाई नहीं होते हैं या जो अपने आप को उड़ा देते हैं, वो सारे चर्सी होते हैं, या वो सारे, उन्होंने पता नहीं क्या शब्द प्रयोग किया था, जो सारे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। और ये जो यहाँ पर थे वो सारे, यहाँ पर एक मिनट प्लीज 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 है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर उन्हीं को तैयार किया जा रहा था, इसलिए हमने वहां जाकर के हमला किया। ये पहले तो बना करते रहे और अब इस बात को वो मान रहे हैं। कल तक वो, तो ये बात इसको समझने की जरूरत है। एक मिनट, तो उनके जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इंटेलिजेंस फेलियर क्या होता है ये इन्होंने बालाकोट में देख लिया है। इंटेलिजेंस फेलियर क्या होता है ये इन्होंने सिंदूर के दौरान में देख लिया है। तो ये इसको कहीं ना कहीं इस बात को देखना पड़ता है। और मुझे लगता है कि वही बात निकल करके सामने आ रही है कि कैसे आप
किसी भी प्रकार से कोई एक्टिविटी कर पाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। तो ये वजह है। देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि सीडीएफ को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है वगैरह, सीडीएफ तो पहली बार बना है कितने हजारों साल के बाद, 50 साल के बाद पाकिस्तान में। ये जो रिपोर्टिंग वगैरह है इसको आप प्लीज छोड़ दें, इशू वो नहीं है। इशू ये है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई पाकिस्तान की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और डिप्लोमेटिक दशा और दिशा दोनों तैयार करने में अपना पूरा हाथ रखती है। चार बाउट्स, सवाल करूं मैं आपसे, चार बाउट्स डायरेक्ट, I will give you all answers, my dear. I will give you all answers, please. I will give you all answers. Enough. So उसने जो उसमें दशा और दिशा दोनों इनका करने में 4 डायरेक्ट बाउट्स अमेरिका पाकिस्तान में मिलिट्री रूल की हो चुकी हैं। याह्या खान, अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा किसी भी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल नाम मात्र की है और सारा डिसीजन मेकिंग राष्ट्र की दशा और दिशा सेना और आईएसआई तैयार करती है। अब ये कहेंगे हमारा हाइब्रिड मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल नहीं है, ये पूरा सेना वहां पर चलती है ना। हाँ बोलिए प्लीज। सर ये वर्ड मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका है $88 बिलियन का बजट और हमारा है $8 बिलियन का बजट। इसमें जरा फर्क तो बताएं कि क्या है इतना बड़ा फर्क। और आज तक एक सदी भी आपके जनाब बूट्स ऑन ग्राउंड से करीब भी नहीं फटक सके। आप हमें कहते हैं हम आर्मी ऑफिसर नहीं है, चले आप मुझे छोड़ दें, मैं आई एम नॉट, अगर इफ यू थिंक आई एम नॉट एन आर्मी ऑफिसर, यू आर अ जनरल सर, यू शुड नॉट टॉक रॉट, यू शुड नॉट टॉक लाइज। ठीक है, आपको कम से कम अपने रैंक की क्रेडिबिलिटी रखनी चाहिए। आप उस तरह की बातें कर रहे हैं कि डीजीआईएसपीआर ने एक्सेप्ट, डीजीआईएसपीआर ने कोई एक्सेप्ट नहीं किया। डीजीआईएसपीआर ने ये कहा कि जो नशे होते हैं सर उनको ये बनाकर लाते हैं। ठीक है, और हैड आई बीन अ सिविलियन, तो मैं फिर आपके साथ दूसरे अंदाजे बात करता। आई गिव यू प्रॉपर रिस्पेक्ट ऑलवेज इन एवरी प्रोग्राम। ठीक है, जब भी आप कहते हैं नदीम चुप हो जाओ, आई ऑलवेज गेट क्वाइट। और कभी मैंने आपके बारे में कोई गलत बात नहीं की, बिकॉज आई एम एन आर्मी ऑफिसर, इसीलिए आई नो यू आर ए जनरल, तो आई रिस्पेक्ट यू लाइक अ जनरल, राइट। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि $88 बिलियन और $8 बिलियन, दूसरा आप लोग का जो कैबिनेट है पूरी दुनिया भी जानती है वो है 737 तैयार है, जैसे बोइंग होता है ना, $77 बिलियन का, और हमारा है $138 बिलियन का। फिर आप देखिए कि आप जो बात करते हैं जीडीपी की, वो कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। आप कहते हैं नॉमिनल जीडीपी में बिल्कुल आप 4th नंबर पर है। नॉमिनल जीडीपी इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ रिच कंट्रीज। नॉमिनल जीडीपी या पीपीपी ये इंडिकेटर नहीं होते। रिच कंट्रीज के अंदर जाके गूगल कर लेंगे आप। शेख नदीम सुनिए, कुल मिलाकर फिर भी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो जाती है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो जाती है। आप कम से कम हिंदुस्तान की अगर बात करें तो आईएमएफ के सामने बार बार नहीं जाना पड़ता। अगर हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यहाँ पर लोग मत देते हैं, वोट देते हैं, और सरकार जो है वो देश का प्रधानमंत्री या रूलिंग पार्टीज चलाती हैं, ना कि ये कहा जाए कि किसी थर्ड पार्टी या ये इतने ज्यादा पंगु हो जाए कि वहां की सेना को हस्तक्षेप करना पड़े। लेकिन बार बार एक बात में आगे बढ़ना चाहूंगी, जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आते हैं, इसको लेकर मैं बलोच एक्टिविस्ट का रुख करते हुए उनसे सवाल करना चाह रही हूँ। सर, जिस तरह से अभी हालात नजर आते हैं राशिद जी, अब बार बार ये कहा जा रहा है कि जो बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं उसकी वजह ही दरअसल इस तरह के हालात को लेकर है कि अब नाराजगी है पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जो पहले एक तरह से रूल करती थी बलूचिस्तान में, वो नहीं हो पा रहा। अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी बड़े एक तरह से चुनौतियां देते नजर आते हैं। क्या ये बड़ी चुनौतियां ही एक तरह से अब ये कहा जाए मुश्किल में लेकर आ रही है पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के रिश्तों को? हाँ, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसको, या पाकिस्तान का जो वेरी आइडिया ऑफ पाकिस्तान उसको समझें, तो इसमें एक बुक है द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जिसको कोहन ने, एक अमेरिकन राइटर है, उसने लिखा था। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और जो सारा सिस्टम है स्टेट के, सारे ऑर्गन्स वो फौज के और एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। रही बात यह है कि वहाँ जमहूरियत आएगी या जमहूरियत को पनपने दिया जाएगा, ये तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट, वो हमेशा अमेरिका या दूसरे कंट्रीज का सबऑर्डिनेट रही है और आज तक भी है। और पाकिस्तान की जो वेरी आइडिया है कि द होली लैंड,
अब मुस्लिम्स जो खेल रहे हैं, हालांकि ये वही कंट्री है जिसने सबसे पहले बलूचिस्तान के जो एक मुस्लिम कंट्री था उस पर अटैक किया, तो ये वो वेरी आइडिया के बिल्कुल कंट्राडिक्शन है। दूसरी बात, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट, जैसे पहले मेरे दोस्त ने कहा था कि वहाँ 5 मिलिट्री कू हुए हैं, मैं वहाँ तकरीबन कोई 6 या 7 मिलिट्री कू हुए हैं, कुछ इंटरिम कू भी थे जो कामयाब नहीं भी हुए। लेकिन रही बात कि अगर रिफ्ट है आईएसआई में या फौज में, तो क्या ये आगे जाके कौन सी शक्ल इख्तियार करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो डोमिनेंट कौम है वो पंजाबी है और पंजाब है। पंजाब की जो पब्लिक है और पाकिस्तान आर्मी जो तकरीबन 90 से बढ़कर उसकी आबादी जो है वो पंजाबी है, तो ये दोनों हमेशा पाकिस्तान की आइडिया पे एक पेज पे। रही बात बलूचिस्तान, सिंध और केपीके के, वो तो ना ही पाकिस्तान की जो है हिस्टोरिकली उन्होंने पाकिस्तान के लिए ना कोई जद्दोजहद किया, ना कि उनका कोई वास्ता है पाकिस्तान से। तो जब भी फौज में इस तरह के शिफ्ट आते हैं या रिफ्ट्स आते हैं, तो ये उनको हर वक्त हल करने की कोशिश करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ पंजाब पॉपुलेशन। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट का जैसा आपने बताया, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सबसे पहले बेनिफिशियरी है, वो हकीकत में वो उस तरह के प्रोफेशनल आर्मी अगर उनको कहें तो प्रॉपर्टी डीलर है। ये वही आर्मी है जो जब रिटायर होते हैं ये कोई आम बंदे से उठ के ये मिलियनियर बन जाते हैं, और उनमें से अक्सर वो होते हैं जो अपने मुल्क को छोड़ के हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान धरती माँ कहते हैं, अपने मुल्क को छोड़ के बाहर मुल्कों में जाके ये पनाह लेते हैं वहाँ, क्योंकि अपने मुल्क तो इन्होंने बर्बाद किया है, ये तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। पाकिस्तान के सबसे जो बड़ा बेनिफिशरी है वो तो यही आर्मी है, उसके बाद जो बेनिफिशरी है वो पंजाब है, क्योंकि बाकी जो आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं इस वक्त? खामोश, आप खामोश है ना, आपने पहले दूसरों को इखलाकियत मैं पूछ रहा हूँ सवाल, आप कह रहे हैं ना भाग जाते हैं, छोड़ दिए चलाते हैं, आप पता है मेरा जहाँ भी आप मुझे छोड़े, मुझे आप छोड़े, मैं जहाँ भी हूँ आप मुझे छोड़े। तो ये इनका हाल है कि बलूचिस्तान, केपीके और सिंध के वसाइल को लूट लूट के ये खुद इतने बड़े हो चुके हैं कि ये तो अभी खुद जंग के काबिल तो हैं ही नहीं। ये तो कभी लेते हैं अमेरिका का जो है पपेट का किरदार अदा करते हैं, कभी दूसरे मुल्क के लिए पपेट का किरदार अदा करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद मैं एक अफगान डिप्लोमेट था उस वक्त, वो पाकिस्तान में था, जो सोकाल्ड पाकिस्तान है, अब्दुल सलाम ज़ईद, तो उन्होंने बताया, खुद अपनी जो याददाश्त लिखे, उन्होंने कहा कि किस तरह इन्होंने मुझे अमेरिका के कहने पर उठाया, डिप्लोमेटिक या डिप्लोमेसी इंटरनेशनल नॉर्म्स और रूल्स को पांव तले रूंध के अमेरिका के मुझे हवाले किया, और अमेरिका के जो जनरल्स थे इनके साथ मिलके उन्होंने मेरी किस तरह बेहतरामी की, ये लोग साथ में खड़े थे और हंस रहे थे। तो ये इनकी अखलाकियात है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये ठीक है, लेकिन रशीद जी बात ये हो जाती है कि यही तो वजह है कि अब हालात बदल रहे हैं, हालात इस तरह से बदल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी की तरफ से या आसिम मुनीर की तरफ से अफगानिस्तान के कई ऑपरेशन में शामिल ऑफिसर्स को हटा दिया जाता है। मैं यहाँ पर जिस तरह से अभी हालात हैं, मैं वजिया सईद का रुख करना चाह रही हूँ। वजिया सईद, अब बड़े इश्यूज जरा समझिएगा कि आखिर क्यों बार बार आईएसआई और पाकिस्तान की सेना के बीच में तालमेल नहीं है, नाराजगी है। उसकी कई वजह हैं, भले माने या ना माने। पिछले कुछ वक्त से बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो बीएलए के लड़ाके कई बड़े हमलों को अंजाम देते हैं, लेकिन आईएसआई की खुफिया एजेंसी फेल साबित होती है। टीटीपी ने अगर हमलों को अंजाम दिया, ऑपरेशंस को अंजाम दिया, तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा कामकार ये कहा जाए कि नजर नहीं आया। बीएलए ने ऑपरेशन चलाया हेरॉ फेज 2, इस दौरान भी कई ऐसे शहर थे जहां पर 10 घंटों से ज्यादा तक यहां पर कब्जा करके रखा। उस दौरान भी ये कहा जाए कि इंटेलिजेंस पूरी तरह से नील नजर आता है। ये तो छोड़िए, बड़े शहरों के अंदर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में अंदर की तरफ घुसकर कई बड़े हमले हो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी आईएसआई पूरी तरह से फेल नजर आती है। यही वजह है क्या नाराजगी की? अब इसीलिए इनकॉम्पिटेंट लगने लगे खासतौर से अपने ही जो अधिकारी हैं वो। नहीं, पहले तो मैं ये कहूंगी कि ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं आपको ये बातें कौन सिखाता है, कहाँ से आपको ये जो है वो मालूमात मिलती है जो आप हमें बताते हैं और इंडियन अवाम को दिखाते हैं।
अभी आप देखिए कि क्या ISI की जो नहीं चीफ सही है है अभी थोड़े बताइए। दिन ऑपरेशंस जो हुए वो सही नहीं थे, ऑपरेशन जो हुए वो सही नहीं थे, बलूचिस्तान के ऑपरेशन हेरौफ सही नहीं था, अभी जो क्या आप था? कह रहे हैं ना कि सेना में और ISI के अंदर कोई जो है आपस में नाराजगी चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़े दिन में तरक्कियां होने वाली हैं, तबादले पोस्टिंग्स वगैरह आ रहे हैं। और ये जो करंट हमारे जो ISI चीफ है ना, ही इज वेरी, कहने के एक बहुत मजबूत कंटेंडर है अभी 4 स्टार बनने के लिए। तो ऐसा मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। हमें पाकिस्तान में ये बातें नहीं पता होती, पता नहीं भारत में आपको कौन बताता है। और आपने ये मैडम जो कहा ना कि बैठकें हो रही है इंटेलिजेंस वजीहा फेलियर है, जी, तो बैठकें हो रही इंटेलिजेंस हैं फेलियर देखिए जी। कई जगह हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मुल्कों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब जो आपने हेरोफ का जिक्र किया ना, जो इसने किया था BLA की बात आप कर रहे हैं, तो उसके बाद उन सबको मार कर उनकी लाशों की कतारों की कतारें हमने आप सबको दिखा दी थी, वो आपको नजर नहीं आई। और फिर उसके बाद आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो अफगानिस्तान में हम कर रहे हैं, हमारा, मैंने आपको पहले भी इसी प्रोग्राम में कहा, हमारा बड़ा टारगेटेड ऑपरेशन है। हमने वहां पर कुछ जो है निशाने जो है वो टारगेट किए हुए हैं, हमने उनको उड़ाना ही उड़ाना है। काफी सारे कर दिए हैं और जो बाकी रह गए हैं वो इंशाल्लाह आप देखिएगा जंग बनने जो आरजी हुई है, तो उसके बाद हम फिर से शुरू कर देंगे। और इस दौरान अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो होगा। रही बात आप इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर, आप बड़ा बड़ी देश के सारे मुझे सुना रहे हैं, मैं सुन रही हूँ खामोशी से। तो मुझे ये बात बताइए कि सिंदूर का तो हमें पहले से पता था, 10 दिन से आप भड़के मार रहे थे, ये तो पूरी दुनिया को पता था हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी आपने सिंदूर 2 के बारे में पूरी दुनिया को कहानियां भी दिखा दी, फिल्में भी दिखा दी। आपके वो जो मेजर अक्षय कुमार और वो जो सनी देओल को आए पाकिस्तान में बड़ी तबाही कर गए। तो अभी मजीद फिल्में बनाइए, करिए, हमने इंतजार में देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है, आपने कहा कि पाकिस्तान को ना पता नहीं था। तो देखिए जिस वक्त वो पहलगाम वाला अटैक हुआ ना, तो आपको थोड़ी देर को आपका मान लेते, मैं तो कहती हूँ कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लेकिन थोड़ी देर को अगर आपकी बात मान ली जाए, तो भाई वो इतने घंटों आपके अंदर घूमते रहे, पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके फिरते रहे, पाकिस्तानी चॉकलेटें खाते रहे, आप किधर सोए हुए थे? और साथ ही तो आपकी भी चौकी थी उधर भी। तो और वहां उन्होंने इतने लोगों को मार दिया। तो ये कहानियां ना थोड़ी सी कम किया कीजिए। और ये जो आप कह रहे मुझे हैं ना कि लगता है ISI फिल्में के बहुत साथ देखती हैं ये वजीहा सईद। ना चलिए आपने अक्षय कुछ कुमार का, सनी देओल का जिक्र किया, अभी और भी धुरंधर आई हैं, जरा वो भी देखिएगा जरूर। हालांकि आपके कई जो मंत्री वगैरह वो सब वहां पर बैठ के देख भी रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी जरूर मैं देखती हूँ, जरूर हो सकता है कि आपके नैन चक्षु खुल जाएं। लेकिन मैं चाहूंगी यहाँ पर जरा मालिक साहब इस बात को जरा समझाइए। इसके मालिक जी ये कह रही है कि भाई कोरी बातें हैं। ये काजा आसिम मुनीर ने ISI के टॉप अधिकारियों के साथ में मीटिंग की और परफॉर्म और पेरिस जैसे सख्त संदेश दिए, और कई बड़े सीनियर ऑफिसर्स जो है उनको हटाया गया है जो अफगानिस्तान के मामलों या ऑपरेशंस में कनेक्टेड थे। मेजर जनरल साहेब असलम का नाम मैं कई रिपोर्ट्स पढ़ रही थी पाकिस्तान की ही, उसमें भी जरा जिक्र था। क्या ये यूं ही हो जाता है? अपने ही अधिकारियों पर अगर ये कहा जाए भरोसा नहीं है, वो भरोसा टूटने की वजह क्या है? वजीहा जी जो बात कह रही थी जरा बताइएगा। नैना जी, मैं कुछ थोड़ा सा वॉइस के कारण उनकी पूरी बात नहीं सुन पाया, लेकिन जो सवाल आपने किया मैं उस पर रिएक्ट करता हूं। नैना जी देखिए, किसी भी देश के अंदर अपने किसी डिपार्टमेंट में रिशफल करना कोई अनोखी बात तो है नहीं, लेकिन जो यहाँ पे ISI एक खास ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाकिस्तान का ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट कहता है, हमारी नंबर 1 ISI है पूरी दुनिया के अंदर, नंबर वन IAS के अंदर रिफ्ट आ गए हैं, और रिफ्ट बड़े बड़े साफ दिखाई। देखिए, जो आदमी क्लोजली फॉलो करता है मिलिट्री अफेयर्स को, जियो पॉलिटिकल को, वो इसमें से नुक्तों को पकड़ सकता है। और आप यूं तो देखा जाए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूं तो अच्छे खासे मजाक और जोक चलते ही रहते हैं। पाकिस्तान की आर्मी, मुनील साहब, और उसके अंदर ISI के अंदर देखिए बड़े वैलिड रीजन है। अब रीजन को सुनिए, पिछले ज्यादा पीछे ना जाऊं मैं, 1 साल को ले लीजिए, आपको उनको इस बात का ये भी पता नहीं हुआ कि देखिए कब पहलगाम के बाद और भारत ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया, उस ऑपरेशन के अंदर वो कितने गलतफहमी में बैठे हुए थे कि भारत आएगा और 4 या तो एयरफोर्स जी, या भारत आएगा और एयर स्ट्राइक करके लॉन्च चला जाएगा। देखिए, हमने इतने मिथक तोड़े हैं कि उनको ऐसा ISI को सोचने में मजबूर कर दिया कि उनके थिंक टैंक में कहीं से उनके सपनों में भी ये बात क्यों नहीं आई कि भारत इतनी दूरी तक ऐसे प्रिसाइज अटैक कर सकता है। और आप मानिएगा, हमने पहले दिन कहा कि ये अटैक ना पाकिस्तान के ऊपर है, ना पाकिस्तान आर्मी के ऊपर है, ना मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर है। हमने चुना उन दरिंदों को जिन्होंने यहां धर्म पूछ के लोगों के कपड़े उतार के उनकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करके उनको एलिमिनेट किया। यंग लड़कियां जिनकी शादी में 2-2 महीने हुए थे, उनके हस्बैंड्स को उन्होंने काल के गाल में समा दिया। तो उन लोगों को हमने चुन चुन के उनको और जमीन के नीचे उनको मारा, और यही बात हम पाकिस्तान से उम्मीद करते। तो ये एक फेलियर था कि वहां की ISI एक असेसमेंट नहीं कर पाई। इसके अलावा आप देखिए,
बीएलए का जो चल रहा है पिछले 1 साल से, जो उन्होंने इंटेंसिटी पकड़ी है अपने ऑपरेशंस के अंदर, अभी बीएलए, मुनीर साहब की चिंता यहां तक नहीं है। मुनीर साहब यहां तक डरे हुए हैं कि ईरान के अंदर जो बलोच, जो बॉर्डर से लगे बलोच, वो वाले, जैसे जैसे अमेरिका का वहां पर आधिपत्य होगा, वहां पर जैसे जैसे ईरान की पकड़ ढीली होगी, तो उनका डर ये है, आज नहीं पता हमको आज की स्थिति क्या है, उनको डर ये है कि दोनों तरफ के बलोच मिलकर ये बहुत बड़ी फोर्स हो जाएगी और ये तुम्हें एक बहुत बड़ा एक थ्रेट पैदा हो जाएगी। तो आईएसआई उनको ये भी देने में नाकाम रही है कि जो वस्तु स्थिति है ग्राउंड पे, बीएलए की कैसे इतनी बड़ी ब्रिगेड खड़ी हो गई ओवरनाइट, और बीएलए ने इतना बड़ा डैमेज कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दो आपके चैनल पे दो एक आर्मी के सीनियर ऑफिसर और पाकिस्तान के ऑफिसर भी बैठे हैं, लेकिन देखिए इससे बड़ी, इससे गिरने वाली बात नहीं हो सकती कि किसी भी आर्मी की वर्दी को उठाकर बंदूक के ऊपर टांग दिया जाए या पेड़ों के ऊपर लहरा जाए, डूब मरने वाली बात होती है किसी भी आर्मी के लिए। और मुझे कहते हुए बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं इसको आगे ज्यादा एलिब्रेट नहीं करूंगा। मेरे पाकिस्तानी काउंटर पार्ट नोज के जन्नत की हकीकत क्या है। इसके अलावा केपीके पर आ जाइए, केपीके का क्या हाल है, वहां पर लगता है एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। ठीक है, मैं कहता हूं, मैं आपसे कंटेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जो हम स्टडी करते हैं, हमको लगता है कि केपीके में पाकिस्तान की आर्मी बहुत पंगु हो चुकी है। ठीक है, वो ऑपरेशन करते हैं, उनके पास एयरफोर्स है, अफगानिस्तान के अंदर मारते हैं। अफगानिस्तान के अंदर की जितनी जानकारी है वो कैसे फेल हो गए, दुनिया की नंबर 1 आईएसआई कैसे फेल हो गई वहां पर। इसके अलावा आप देखिए बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिका ने लड़ रखा है, तो भारत ये बात सही की है उन्होंने, गंभीर बात कही। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना को वहां की आवाम प्रेम करती है, तो फिर क्यों हम वर्दी को लटकाए हुए देखते हैं अगर इतना ही ज्यादा प्रेम है? और क्यों वहां पर ये कहा जाए अपने अपने चेक पॉइंट्स बनाए हैं, केपीके में भी ये कहा जाए पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बीएलए की तरफ से, और वो आईएसआई या पाकिस्तान की आर्मी के लिए नो एंट्री वाला है क्लियर कट वहां पे मैसेज। ये डिसइंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान में पहले तो किसी भी एरिया में कहीं कर्फ्यू नाम की कोई चीज नहीं है, पहली बात तो ये। जैसे आपके लद्दाख में है, अरुणाचल प्रदेश में है, आसाम में है, और ये सारे जहां है, इस तरह के जो इलाकों में होता रहता है, आग जलती रहती है। अभी जनरल माथुर फिर जनरल गुस्सा करना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये मुझे हर प्रोग्राम में स्नब करते हैं, और फिर जैसे कहते हैं मैं फौरन खामोश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सर मुझे बोलने दें, सर फौरन उंगली उठा लेते हैं, तो फिर मुझे खामोश होना पड़ता है। एनीवे, तो ये हमारे इस वक्त मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नो गो एरिया नहीं है, और यही वजह है कि पूरी बॉर्डर पर 2600 किलोमीटर पर, अफगान बॉर्डर पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा, हमारा मकसद सिर्फ ये कि वो जो आपका नो मैंस लैंड है और किलिंग एरिया है, हम उसको इतना क्लियर कर लेंगे बॉर्डर पोस्टों से, सो दैट विजिबिलिटी हो, और ये कोई भी आकर हमारी फेंस के ऊपर इस तरह से जो है ना ये स्मॉल वेपन हमसे फायर करते हैं। और ये गुडी है क्या? नदीम शेख नदीम बोले कि सब गुडी गुडी है, कहीं पर कोई कर्फ्यू नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी का कोई पैरा नहीं है, कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं है बलूचिस्तान की जनता की। रशीद बलोच जी, मेजर शेख नदीम जी शुक्रिया। देखिए, कैन यू हियर मी? यस यस, बोलिए। देखिए, ये भाई मतलब झूठ बोलने में तो मैंने जितना पंजाबियों को झूठ बोलते देखा, आज तक मैंने किसी को भी इतना झूठ नहीं बोलते नहीं देखा। पंजाबी, पाकिस्तान के पंजाबीज जी जी बिल्कुल, हम तो उन्हीं को कहते हैं ना। देखिए, ये तो ये कहते हैं ना, ये सबसे पहले ये कि मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान इज पंजाब एंड पंजाब इज पाकिस्तान। बाकी जो इलाके, बाकी जो नेशंस हैं, कौमें हैं जिन पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, केपीके, बलूचिस्तान है, सिंध है, वो तो इनके साथ नहीं है। हकीकत में आपको बताऊं, अभी जिस तरह आपने का जिक्र किया, जिस तरह वहाँ की जो एथनिक नेशन है उनके साथ नहीं, इसी तरह यह पाकिस्तान भी एक आर्टिफिशियल रियासत इन्होंने बनाया है बरतानिया के लिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि वहाँ नो गो एरिया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई ये तकरीबन कौन से एरिया में जाऊं? 8 साल, पंजगोर जाऊं, 8 साल, वसीमा जाऊं, हुसदार जाऊं, आप नाम बताएं, मैं उधर यार पहुंच के वीडियो बना के भेजता हूं। आप थोड़ा खामोश रहे ना, आप खामोश रहे, मुझे बात करने दें। ये लोग पिछले तकरीबन ये कोई 7-8 साल पहले की बात है कि 18,000 से ऊपर सिर्फ 2000 से लेकर आज तक हमारे बंदे इन्होंने उठाए हैं, और उनमें से कुछ कस्टडियल मर्डर भी इन्होंने किए हैं। तो ये कहता है कि वहां हमने, इसी तरह केपीके में 70,000 घर इन्होंने मंजूर पश्तीन के बकौल इन्होंने केपीके में तबाह कर दिया अमेरिका के डॉलरों के लिए। इन्होंने जाके पख्तूनों पे हमला किया और उनके घर तबाह किए, उनको आईडीपीज बनाया, उनको कत्ल करवाया। इसी तरह उनको अफगानिस्तान में भी
इन्होंने इस साल तक पहुंचाया। तो किसी भी हमसाये के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, क्योंकि ये पैसे के लिए ये किराए के मर्सनरीज होते हैं। हर जगह जहां भी इनको पैसा मिलता है ये वहां एक्टिंग के लिए तैयार होते हैं। ये आपको हकीकत में बताऊं कि ब्रिटिश इंडिया के दौरान तो यही पंजाब से, पाकिस्तान से इन्होंने मर्सनरीज दिए बरतानिया को, जाके वो लड़े वहां जर्मनी और दूसरे जो उनके मुकाबले उनके खिलाफ। तो कहने का मकसद ये है कि ये रियासत जो है, जो सो कॉल्ड आर्टिफिशियल पाकिस्तान जो है, पंजाबी स्टेट जो है, इसको सिवाय पंजाबी कौम के किसी और की एतमाद नहीं है, ना ही हम इनको अपना बिल्कुल ना इनको कोई ये कहा जाए कि अपने ही अधिकारियों पर कोई एतबार है। रशीद बलोच जी की बात पर जल्दी से वजीहा जी आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बार बार बलूचिस्तान का जिक्र हो जाता है और ये कहा जाता है भाई अमन शांति है, वहाँ की जनता बिल्कुल खुश है, अमन पसंद है। देखिए सीधी सी बात है, देखिए हर जगह के लोग जो है वो चाहते हैं उनको अमान नसीब हो, उनको तरक्की मिले, उनके बच्चों का फ्यूचर जो है सिक्योर हो। यही भारतीयों की ख्वाहिश है, यही पाकिस्तानियों की है, यही अमरीकियों की, पूरी दुनिया के लोगों का एक ही होता है, आम आवाम का, कि हमारे जो है फ्यूचर सिक्योर हो और हमें अच्छा जो है रहने का जो है ना निजाम मिले। तो वही सब जगह है। लेकिन ये जो यहाँ पे जो बैठा हुआ है ना आपके साथ, ये जो गद्दार बैठा हुआ है, इसको कहें कि इसको सिर्फ इंडिया और इसराइल की फंडिंग के साथ बोलना आता है, कभी इसने किसी और का नाम क्या गद्दार हो जाता है? क्या कोई सरकार से सवाल पूछे तो क्या आप उसे गद्दार कहेंगे? आपने कहा कि भाई सबको अपना सुंदर भविष्य चाहिए। अगर बलूचिस्तानियों ने अपने बच्चों का सुंदर भविष्य देखा, अपने घर की बहू बेटियों की अगर सुरक्षा की अगर मांग रखी, तो क्या वो गलत है और वो गद्दार है? आप बिल्कुल नहीं कह सकती, मेरी ऐसी डिबेट में किसी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सबसे बड़े गद्दार तो आप हैं कि आपने बरतानिया के कहने पर रियासत इंडिया को दौलत किया। आप हमें गद्दार कहते हो? हमने किस मुल्क पे हमला किया है? ये तो वही आप हैं जो आपने एक जो ब्रिटिश एजेंट था, जिन्ना के कहने पे आपने जाके अपने धरती मांग को दौलत किया, बरतानिया के कहने पर पाकिस्तान बनाया। उसके बाद आपने क्या किया? उसी बंगालियों के साथ आपने क्या किया? गद्दारी तो आप के साथ जाते हैं। वजीहा जी, ये बलूचिस्तानियों की नाराजगी है ना, क्योंकि उन्हें भी अधिकार था अच्छे भविष्य का, जो आप बड़ी बड़ी बात अभी कह रही थी। देखिए बात सुनिए, ये जो यहाँ पे बैठ के कह रहा है ना कि बलूचिस्तान में ये नहीं है वो नहीं है, बलूचिस्तान का जो बजट आता है वो बलूचिस्तान के सरदारों से पूछे ना, वो कहाँ जाता है, कहाँ खाते हैं, ये क्यों नहीं लगाते पाकिस्तान के ऊपर? क्यों जो है बात बात में ब्लैकमेलिंग करते हैं? आप चौधरियों का क्या? पंजाबी हमारे सरदारों को छोड़ें, अपने चौधरियों की बात करें ना। लोगों की हमेशा से जाके जरा सी बात नहीं हुई तो इन्होंने जाकर इंडिया से मदद मांगनी शुरू कर दी। और देखो गैरतमंद लोग भी हैं। इतना बड़ा बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का आधे तकरीबन रकबे के बराबर है, बाकी मुल्क के करीब, और सिर्फ 1.25 करोड़ की आबादी है। उसको आप चाहते हैं कि 13 करोड़ आबादी को कत्ल कर दे और सिर्फ इनको सब कुछ दे दे? दिस इज नॉट पॉसिबल। और सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है, हम आपको क्यों कत्ल करें? कत्ल तो आप कर रहे हैं, बलूचिस्तान पे कब्जा तो आपने किया है, फौज आपने वहाँ डिप्लॉय किया हुआ है। सईद, आपकी तो इतनी बड़ी सेना है और आप बलूचिस्तान के इतने छोटे से हिस्से को लेकर आप ऐसी बातें कर रही हैं। मुझे तो लग रहा था कि आपको और कुछ नहीं, कम से कम वहाँ की महिलाओं के साथ में थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी पीड़ा, आप उनकी संवेदनाओं को समझें। मलिक साहब, आपकी इस बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे? नहीं नैना जी, मुझे तो जो ये जो पाकिस्तान से हमारी महिला मेहमान है, आई थिंक ये इनको कम से कम अपनी भाषा पे ये जो नहीं अगर आपकी इजाजत हो मैडम, मैं आपसे कुछ बात करूं। देखिए पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ इतना अन्याय इन लोगों ने किया है, बलूचिस्तान के साथ इतनी ज्यादती इन लोगों ने की है। वहां पर डेवलपमेंट के नाम पे क्या है मैडम? क्या दिया आपने उनको? पीने के पानी की सुविधाएं, कॉलेज कहाँ है? कितनी यूनिवर्सिटी आपने दे दी उनको? कितना रेलवे नेटवर्क दे दिया आपने उनको? और कितना आपने बजट उनको एलोकेशन दे दिया? जस्ट नाम मेंशन कर देना बजट के अंदर के बलूचिस्तान के लिए, ये काफी नहीं होता है। वहां के आदमियों को उठा के, वहां के जेंट्स को उठा के पाकिस्तान की आर्मी ने मार मार के हेलीकॉप्टर से फेंक दिया, और आप उम्मीद करते हो कि वहां के लोग आपके साथ खड़े होंगे? वो अपना हक मांगे, क्यों नहीं मांगेंगे मैडम? उनका हक है, उनकी औरतों को आपने बेवा कर डाला, लेकिन सोचने का मसला नहीं है वहाँ पर कि कोई भारत के साथ मिलना चाहिए, हमसे भारत की सपोर्ट की जरूरत हो। ये गद्दार लोग जिनको आप पैसे देते हैं और लाके अपने चैनल्स पे बिठा लेते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके खिलाफ जो भी आदमी बात करता है उसको गद्दार करार देते हो। गद्दार का तुम असली देखा जाए बिके हुए लोग आप हो। पाकिस्तान बिका हुआ आदमी है, पूरा बिका हुआ कौम है। आपकी एक प्राइस है,
अमेरिका आपकी कीमत लगाता है और आप जाकर गोद में बैठ जाते हो उसकी। तो बांग्लादेश के साथ भी खराब हो गए, श्रीलंका में भी आप से रहे, पाकिस्तान को काटने में भी आपकी मुफ्ती बाहिनी ने पूरा किरदार अदा किया, ठीक है ना। ये वही अफगानिस्तान है, सदियों से जो अफगानी आते थे आपके बुतों को तोड़ के सोना लूट के औरतें उठा के ले जाते थे। आजकल और तमाशा देखिए, अमेरिका डुगडुगी बजाता है, बंदर को नचाता है, और बंदर का काम। वजीहा सईद सिर्फ बोलते रहने से कुछ नहीं होता, वो कहा जाता है कई बार एक्शंस जो हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं। आप इस बात का जवाब दे दीजिए। आपने तो बड़े मुंह उठा के सीधे कह दिया रशीद बलोच को गद्दार। अरे अगर कोई अपने बच्चों का भविष्य स्वर्णिम देखना चाहता है तो आप उसे गद्दार कह देंगे। बार बार यहाँ पर जिस रूप में बात कही जाती है बजट 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 की, अगर पाकिस्तान की सेना की बजट की बात की जाती है, आप ये बताइए सिर्फ सेना क्या बलूचिस्तान को कितना दे देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को कितना दे देते हैं? यही तो बात नाराजगी है। और जब वो पूछते हैं कि भाई कितनी यूनिवर्सिटीज दी, अरे आप हमको, वो कहते हैं कि आप मुश्किल से कंटिन्यू 5 से 10 घंटे जो बिजली भी ना दे पाए, अपनी सरकार से उम्मीद ना लगाए तो क्या किससे उम्मीद लगाएगा? और जब सरकार से सवाल पूछने लग जाए तो आपके लिए गद्दार हो जाते हैं। शेख नदीम कुछ कह रहे हैं। शेख नदीम जी, क्या गलत बात कही रशीद बलोच ने? वो बार बार यही बात कहते हैं कि बलूचिस्तान को दिया क्या है, हमेशा सिर्फ आतंक, और ये कहा जाए कि जिस तरह से जख्म दिए उनके अलावा। इनको तो डेफिनेटली डंडा दिया है, लेकिन ये क्योंकि गद्दार है इसलिए। बाकी बलूचिस्तान देखिए 42% ऑफ पाकिस्तान है, और वहां पे जो पॉपुलेशन है, खासतौर पे जो बलोची स्पीकिंग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, वो टोटल 45 लाख है या 42 लाख है। उसमें से भी ये लोग हैं जो 200-300 हैं या 1000 है, ये जो बीएलए वाले जिनको आप पैसे वैसे देके यहाँ बिठा लेते हैं या बुला लेते हैं, या इनको जो ये मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में आप देखें कि बलूचिस्तान में, मैंने आपसे कहा कि मैंने खुद वहाँ पे ऑपरेट किया है, वहाँ पे मैंने इलेक्शन ड्यूटीज भी कराई है, बसीमा, पंजगोर, खारान, ये सारा इलाका मैंने अपने हाथ से, पूरा सीपैक वहाँ हो रहा है, पूरी ग्वादर पोर्ट वहाँ पर है, आप देखें सेंट्रल एशिया सारे रूट वहाँ पर है। मेजर शेख नदीम, ये मुझे बताइए हिजबुल्लाह आपके लिए क्या है? हिजबुल मुजाहिदीन आपके लिए क्या है? हिजबुल मुजाहिदीन, माफ कीजिएगा, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा आपके लिए क्या है? देखिए हमारे लिए बिल्कुल जो यूनाइटेड नेशन की जो एम्बार्गो है, जिन तंजीमों पे, उन तंजीमों पे हमारे दिल में भी एम्बार्गो है। पहली बात तो ये आप याद रखिए। लश्कर तैयबा आपके लिए क्या है? हिजबुल्लाह मुजाहिदीन को आप क्या मानते हैं? हिजबुल मुजाहिदीन को हमारे लिए ये है कि जो लश्कर तैयबा आपके मकबूजा कश्मीर में ऑपरेट कर रही है, वो मुजाहिदीन है, वो वहां पे आजादी की जंग लड़ रहे हैं, और आज से नहीं। और उनके साथ आपका मुआहदा था 370 के तहत कि उनको अपनी हुकूमत बनाने की, वो आपने खत्म कर दिया। मेजर शेख नदीम, जो बुलंदी की या जो आजादी की लड़ाई लड़े आपके पाकिस्तान में, आपके लिए वो हो जाता है गद्दार, और जो हिंदुस्तान में लगातार आकर कत्लेआम मचाए, आप उनको लड़ाके कह देते हैं। ये कहाँ का एक तरह से इंसाफ है, बताइए। अब ये देखें, पंजाबियों को गालियां दे रहे, अब वो खालिस्तान बना रहे, तो फिर आपको बुरा लगेगा। तो हम खालिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, पंजाबी तो ज्यादातर तो उधर हैं, अमृतसर के अंदर है। आपके पास जो पाकिस्तान का दे दीजिए ना, आपको इतना ज्यादा खालिस्तान की ज्यादा चिंता है। नहीं, मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ, हम क्यों दे दें? आप हमसे हर चीज मांगते रहती है, हमारे पास नहीं हर चीज। नहीं, मैं इनसे लेना, ये जो बात कर रहे हैं झूठे हैं। क्या मांगेंगे? जो खुद दुनिया के दर दर पर जाकर मांगता रहता है, उससे क्या मांगेंगे? क्या मांगा जाएगा? बोलेंगे तो फिर आप नाराज हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमारे पास। मांगा जाएगा? क्या ही दे पाएंगे? अरे बस आप अमन चैन शांति बनाए रखिएगा। अनुज माथुर जी आपकी बात पे जवाब दे रहे थे, आपसे तो आपके बलूचिस्तानी, आप बस अपना अधिकार मांग रहे हैं, आप उन्हें गद्दार कह देते हैं, तो हम तो आपके फिर भी पराए हैं, पड़ोसी हैं। अनुज माथुर जी। हाँ, मेरे को मेजर नदीम की बात का जवाब देने का कोई मतलब मेरे को कोई वजह नहीं है उनकी बात का जवाब दूं, क्योंकि वो बात ठीक कहीं से भी किसी भी एंगल से जवाब देने लायक है नहीं कि पैसे देके आप बुला लेते हैं ये करके। क्योंकि ये जो बातें आ रही है ना इनके जहन से, वो इसलिए आती हैं क्योंकि वहां इस प्रकार से काम होता है, तो इनको लगता है यहाँ पर भी ये हो रहा है। आपके सामने बांग्लादेश, पश्चिम ये बांग्लादेश का नमूना मौजूद है। जो हाल बांग्लादेश का 70-71 में था, एग्जैक्टली वही हाल आज बलूचिस्तान में मौजूद है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जहां तक सवाल इनका है, कोई लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद कश्मीर में नहीं है। जैश ए मोहम्मद बहावलपुर में है, लश्कर तैयबा मुरीदके में है, और ये सब जानते हैं। और इनको काफी हड़काया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तब जाकर के इनके सारे बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े इनके मिलिट्री कमांडर्स उनके जनाजे में शामिल हुए थे। जब जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है अजहर मसूद ने कहा था कि मेरे फैमिली के इतने लोग मर गए, मैं क्यों नहीं मर गया,
ये, और उसके बाद इसी पाकिस्तान की सरकार ने उनको पैसे देकर के अपने को रिकूप करने के लिए मदद करी। आज वही ऑनलाइन रिक्रूटमेंट्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट्स लेडीज के, जेंटलमैन के। तो ये तमाम चीजें सबको पता है किस प्रकार से आतंकवादी संगठन वहां पर है। तालिबान को आज ये लोग तालिबान कर रहे हैं। तालिबान के जन्मदाता ये हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जन्मदाता ये हैं। तो उनको ट्रेनिंग इन्होंने दी है, उनकी सारी तालीम यहाँ पर हुई है, उनकी इक्विपिंग यहाँ पर हुई है। और परवेज मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तब उन्होंने कहा था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का हीरो है, और हम तैयार करते हैं लोग वो जो कि जाकर के कश्मीर में लड़ाई करते हैं। और मैं इनके दो तीन बातें और क्लैरिफाई कर दूं, प्लीज मेजर नदीम। ये झूठ है सर, झूठ बोला है। परवेज मुशर्रफ ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। हाँ, और दो चार बातें इनकी क्लैरिफाई कर दूं कि पिछले 8-10 साल में जितने टूरिस्ट लेह, लद्दाख और कश्मीर में गए हैं, उतने टूरिस्ट कहीं और किसी जगह पर नहीं गए। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ही इज इनवाइटेड, ही कैन बी माय गेस्ट एंड आई विल टेक हिम अराउंड whichever part of the world he wants to go to, in India he wants to go to, और आप अपने आप देख सकते हैं। सवाल उसका नहीं है, सवाल इस बात का है कि आज परिस्थिति क्या है। आज परिस्थिति ये है कि वो जो जिनको आप आज आतंकवादी कह रहे हैं, दहशतगर्द कह रहे हैं, वो बनाया आपने है। आप अगर इसको डिफ्यूट कर सकते हैं तो बता दीजिए। तालिबान हमने नहीं बनाया, तालिबान आपने बनाया है। बात तो यही हो जाती है कि एक तरफ जैसे ही मैंने हिजबुल मुजाहिदीन का नाम लिया, लश्कर तैयबा का नाम लिया, तो वहां पर उनकी सिलेक्टिव अप्रोच हो गई। वहां पर वो इनके प्यारे लगने लगे, आंखों के तारे लगने लगे। आतंकी हाफिज सईद जैसे लोग, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग, और वो आंखों के तारे होने लगे, वो प्यारे लगने लगे। लेकिन जैसे ही बात यहाँ पर वही BLA के अगर लड़ाके या TTP अगर अपने अधिकार के लिए बात करते हैं, तो इनके लिए वो गद्दार हो जाते हैं, इनके लिए वो उग्रवादी आतंकी हो जाते हैं। मेजर शेख नदीम जी। देखिए, ये लोग गद्दार हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो पाकिस्तान में आकर खड़े। अरे मैं तो बोली, फिर आप बता दीजिए, आप सुनिए, तालिबान आपके लिए हाफिज सईद क्या है? फिर ये बता दीजिए, हमारे भाई हाफिज सईद क्या है फिर आपके लिए? मसूद अजहर कौन है फिर? देखिए, ओसामा बिन लादेन कौन है फिर? मैंने आपसे कहा कि जिसके ऊपर भी यूनाइटेड नेशन की पाबंदी है, पार्टी पे, लीडर पे। क्यों डर रहे हैं, क्यों खौफ खा रहे हैं? बोलिए ना, अगर आतंकवादी मानते हैं तो, और अगर आतंकवादी मानते हैं तो घर में बैठाकर क्यों रखा हुआ है? बोलिए, किस बात का खौफ है? आपसे जब बात हुई थी सिंदूर में, आपसे यही कहा था कि भाई कोई इंडिपेंडेंट, कोई न्यूट्रल, कोई आप इंक्वायरी करा लें, कोई पूरे 2-3 कंट्रीज के न्यूट्रल कंट्रीज से मिला के इंक्वायरी करा लें। आपने उठा के तो अटैक कर दिया। फिर जब हमने जवाब दिया तो फौरन जनाब उठा के अटैक नहीं किया। मुझे लगता है मलिक साहब जरा बताइएगा कि जो बीच का जो टाइम दिया था, वो डॉजियर्स दिए गए थे, सबूत दिए गए थे, हर बार फुटप्रिंट्स दिए गए थे। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा से अपने तरीके से ही जाना जाता है, ये कहा जाए कि हमेशा दगाबाजी के लिए, झूठ बोलने के लिए, उस समय भी वही किया। आपको मौका दिया गया था, वरना इसीलिए उसके बाद में आके घर में एक तरह से ठोका है सीधे सीधे। नैना जी, आपके माध्यम से नदीम साहब से जरा मैं 2 बात करना चाहता हूं। नदीम साहब, आपको हमने बंबई से लेके सारे के सारे डोजियर दिए, और आपने हमें डोजियर का क्या किया? आपकी सरकार ने रखा डोजियर को, समोसे खाए, चाय पी और हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप ये कहते रहे कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपके GHQ के पीछे से, पिछवाड़े से आतंकवादी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। देखिए, सुनिए मेरी बात, फैक्ट से मुकरने से कोई फायदा नहीं है। लेट्स टॉक ऑन द फैक्ट। आपके यहाँ पे घर में आके हिलेरी क्लिंटन बोल के गई थी कि जिन सपोलों को पालोगे, एक जरूरी नहीं वो आपके पड़ोसी को काटे, वो आपको भी एक दिन काटेंगे। और ये हुआ और हो रहा है। आप मेरी बात मत मानिए, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स हियर। तीसरी बात, मैं आप ब्लेम कर रहे हैं तमाम तालिबान को। हम तमाम तालिबान को ब्लेम नहीं करते। ये जो इस वक्त रिजीम है, ये रिजीम है। बिल्कुल, तालिबान को हमने 40 साल रखा, हमने हमारे मदरसों में। मेरी बात सुनिए। भारत के खिलाफ अगर सपोलों को आपने पहले दिन सौंप दिया होता तो यहाँ नौबत नहीं आती। पठानकोट के अंदर हमने रिस्क लिया अपनी सिक्योरिटी तंत्र के ऊपर भी। आपके ISI को लेके हमने पठानकोट के प्रूफ और आपने क्या किया?
आपने वहां की भी डोजर को अभी पकड़ा लंदन को इज्जत के साथ वापस किया, फाड़ के पतंग उड़ाई इसकी। देखिए हिंदुस्तान उस फेज से निकल चुका है जब हम डोजे देते थे, अब डोजर नहीं, अब डोज मिलती है और डोज देंगे। कारण ये है कि हमने तो फिर आप रुक क्यों गए थे? फिर आपने सीज फायर क्यों किया? फिर सीज फायर क्यों किया? सीज फायर क्यों किया सर? आप हमें डोजर दीजिए और हम आपको डोज देंगे, बिल्कुल देंगे। हिंदुस्तानी अवाम, हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की सरकार उस दौर से बहुत आगे निकल चुकी है। और सर यही तो वजह है कि ये मजबूती को दर्शाता है ना, एकजुटता को दर्शाता है। फेक नैरेटिव्स पेश करके आसिम मुनीर को आपने बना दिया फील्ड मार्शल, माफ कीजिए फील्ड मार्शल आपके लिए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए फील्ड मार्शल। वो ना अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे पाए बेहतर तरीके से, ना अपने देश की धरती को सुरक्षित रख पाए। आपके लिए बीएलए बड़ी चुनौती है, घर में घुसकर ठोक देते हैं, टीटीपी आकर बड़े आपको जवाब दे जाती है। और कई बार तो ये कि आपके जो ऑपरेशन है वो भी फेल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में आपने मासूम 400 लोगों को मौत के घाट उतारा, हत्या की, पूरी दुनिया में थू हो रही है आपके इन ऑपरेशंस की। तो यही वजह है कि बड़ी नाराजगी। जरा अंदर खाने सोचिए आखिर हो क्या रहा है। जिस बजट का आप जिक्र कर रहे हैं, बार बार घड़ियां दिखाते हैं, वो जरा कम से कम आम जनता के हित में लेकर जाइएगा। वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।